हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। अपने बायोलॉजी में मानव श्वसन तंत्र चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस आज के सेशन में अपने इस चैप्टर के जो लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और एक एक नंबर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप ये टेंशन मत लेना कि वीडियो जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डर पर ही बनाया गया है। फिर से अपने जो चैप्टर आपको समझाया जाएगा वो सारे के सारे अगले वीडियो जो है वो वाइट बोर्ड पर ही बनेंगे, जैसे अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में किया है। सिर्फ जो क्वेश्चन वाला वीडियो होगा जिसमें क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आपको जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं और आगे के लिए एक एक नंबर में इंपॉर्टेंट आपको थोड़े ज़्यादा ध्यान देना उन पर, सिर्फ वो ही वीडियो अपने इस प्रकार बनाया करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वेश्चंस वाला जो वीडियो है वो इस प्रकार बनाना वाइट बोर्ड से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं अपने आज का अपना जो सेशन है। सबसे पहले अपने देखते हैं जो पिछले साल क्वेश्चन आया है। राजस्थान बोर्ड का जो 12th का एग्ज़ाम हुआ है 2020 का, इसी साल जो हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 4 नंबर का, जिसमें पहला क्वेश्चन था अंतःश्वसन यानी इंस्पिरेशन और निःश्वसन यानी एक्सपीरेशन। इसकी क्रिया विधि का नामांकित चित्र बनाना था, डायग्राम ड्रॉ करना था अपने को। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कौन सा डायग्राम था वो। और सेकंड क्वेश्चन जो था वो था अंतःश्वसन व निःश्वसन की क्रिया विधि यानी कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को समझाना था, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन आए थे। ये लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल 30 नंबर ये बोर्ड के एग्जाम में, जिसमें पहला क्वेश्चन 1 नंबर का था डायग्राम वाला और दूसरा जो समझाने वाला था ये 3 नंबर में आया था, ठीक है। तो देखिए इसका क्या आंसर था। सबसे पहले अगर बात करें डायग्राम की, तो ये वाला डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना था इसमें श्वसन की क्रिया विधि को समझाता हुआ, जिसमें ये वाला जो है वो इंस्पिरेशन यानी कि निःश्वसन को, या आप ये कह सकते हो कि अंतःश्वसन को शो कर रहा है, और ये दूसरा डायग्राम जो है वो निःश्वसन को या उच्छ्वसन को। देखो इसमें फ़र्क होता है, अपनी बुक्स में जो निःश्वसन है इंस्पिरेशन उसको भी इस प्रकार लिख से रखा है, ये निःश्वसन जो है ये उच्छ्वसन होता है यानी एक्सपीरेशन है। ये जो इंस्पिरेशन वाला निःश्वसन होता है वो इस प्रकार लिखा जाता है निःश्वसन, ठीक है। तो अपने इंग्लिश में नाम याद रखना आप ये जरूर, क्योंकि ये निःश्वसन जो है ये कंफ्यूज करता है आपको। तो इंस्पिरेशन जो है ये अंतःश्वसन बोल सकते हैं इसको, और एक्सपीरेशन जो है तो इसको उच्छ्वसन लिखना है आपको, ठीक है। तो ये 2 डायग्राम थे, जिसमें पहले वाला जो है वो निःश्वसन को और दूसरे वाला उच्छ्वसन को शो कर रहा है। पहले वाले में आपको बताया जैसे क्रिया विधि में आप लिखोगे तो इसकी क्रिया विधि में आपको 2-3 बातें हैं जो याद रखनी है, ठीक है। उससे आपका जो सारा क्वेश्चन है आप हल कर दोगे इसको। देखो क्या क्या मैंने आपको बताया था। पहली बात, 2 संरचनाएं, एक तो डायफ्राम और सेकंड मैंने आपको बताया था अंतरापरशुक पेशियां, इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम जो है वो फेफड़ों के नीचे प्रेजेंट होता है, दोनों के जुड़ा हुआ, और अंतरापरशुक पेशियां जो है ये आपको एक साथ में और डायग्राम शो हो रहा होगा, जिसमें पसलियों के बीच में प्रेजेंट होती हैं। ये जो ऊपर वाली है इसको बोलते हैं बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, और ये जो है ये है अंतरापरशुक पेशियां। इंग्लिश में इनको लिखें अंतरापरशुक पेशियों को तो कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं ICM। और ICM ये 2 प्रकार की है, एक एक्सटर्नल है तो उसका नाम हो जाएगा EICM, और जो इंटरनल है उसका नाम हो जाएगा IICM। अब सिर्फ इतना ही काम है, डायफ्राम और ये वाली दोनों, इनके संकुचन और रिलैक्सेशन से ही, शिथिलन से ही जो वायु है वो फेफड़ों में प्रवेश करती है और वायु जो है वो फेफड़ों से बाहर जाती है। देखिए कैसे। सबसे पहले अगर बात करें अपने इंस्पिरेशन की या निःश्वसन की, जिसको अंतःश्वसन कहते हैं अपने, तो इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहली बात, इसके अंदर आपको पहला पॉइंट ये लिखना है कि एक तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है निःश्वसन की, कि वायु या O2 का शरीर में प्रवेश करना क्या कहलाता है, निःश्वसन या अंतःश्वसन कहलाता है, ठीक है। सेकंड थिंग, दूसरी बात आप ये लिखोगे इसके अंदर कि इसमें डायफ्राम और EICM यानी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों संकुचित होंगी। इनके संकुचन होने से क्या होगा, ये जो रिब्स केज है
क्योंकि ये रिब्स के बीच में स्थित है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये रिब्स केज जो है और स्टर्नम ये बाहर की ओर उठेगा, बाहर की ओर निकलेगा, और बाहर की ओर निकलने से ये जो वक्ष गुहा होती है इसका आयतन बढ़ जाएगा, और वक्ष गुहा का जब आयतन बढ़ेगा तो वायु जो है वो फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब वॉल्यूम बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, तो यहाँ का जो दाब होगा वो वातावरण बाहर के दाब से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने से एयर जो है वो फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। बस इतनी बात याद रखनी है आपको इंस्पिरेशन के अंदर। क्या क्या, फिर से सबसे पहले डेफिनेशन, सेकंड लाइन आप इसमें ये लिखोगे कि डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल संकुचित होती हैं, डायफ्राम भी संकुचित होता है इसमें, इसके अंदर। और सेकंड थिंग आगे आप इससे लिख दोगे कि इसके कारण पसलियाँ और स्टर्नम जो है वो बाहर की ओर आते हैं, बाहर की ओर आने से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे यहाँ का दाब बाहरी वातावरण के दाब से कम हो जाता है और एयर जो है वो फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और वैसे भी आपको वहाँ बताया था कि इंस्पिरेशन जो है ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, सक्रिय प्रक्रिया होती है। अब अगर बात करें सेकंड में अपने एक्सपीरेशन की, तो इसके अंदर अपोजिट हो जाएगा ये काम। सबसे पहली बात जो आप लिखोगे इसके अंदर, इसकी डेफिनेशन लिखोगे कि वायु का फेफड़ों से बाहर जाना एक्सपीरेशन या उच्छ्वसन कहलाता है। सेकंड थिंग इसके अंदर आपकी आ जाएगी दूसरा, यही डायफ्राम, और सेकंड नंबर पर अपने पास पड़ा था अपने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये दोनों रिलैक्स होंगी यानी शिथिलित होंगी, और शिथिलित होंगी तो वापस अपने पहले वाली स्थिति में आएंगी, और जिसके कारण रिब्स यानी पसलियाँ और स्टर्नम वापस से अपने पहले वाली पोजीशन में जाएगा। पहले वाली पोजीशन में जाने के कारण ये जो वक्ष गुहा का आयतन है इसमें, ये वक्ष गुहा का आयतन जो है इसके बीच में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वक्ष गुहा का आयतन कम होने के कारण, जैसे ये वक्ष गुहा का आयतन कम होगा तो फेफड़ों से एयर जो है वो क्या चली जाएगी बाहर, क्योंकि यहाँ आयतन कम हुआ तो फिर दाब क्या होगा, बढ़ेगा। किसके कंपैरिजन में, बाहरी वातावरण के कंपैरिजन में, और वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर जाने के कारण फेफड़ों से बाहर, मानव शरीर से बाहर चली जाएगी। ये एक वैसे तो इनएक्टिव प्रोसेस है जो एक्सपीरेशन है, लेकिन जब अपने कठिन काम करते हैं कोई, तो वहाँ ये भी बताया था कि कठिन काम करते समय इस स्थिति में जो अपने दूसरे प्रकार की मसल्स थी जिनको अपने इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कहा था, फिर यहाँ पर ये काम आती हैं। ये साथ में, ये तो रिलैक्स हो ही रही हैं, लेकिन अगर कठिन काम करते हैं तो ये भी साथ में क्या होती हैं, संकुचित होती हैं। और इनके संकुचन होने के कारण जो है वो पसलियाँ जो है वो जल्दी से नीचे की ओर खींचती हैं, और जल्दी से नीचे की ओर खींचेंगी तो जल्दी जल्दी जो है फोर्सफुली वायु को जल्दी जल्दी बाहर निकाला जाता है। तभी तो जो आप देखना, जब आपकी मतलब कठिन काम करते हो तो जो सांस रेस्पिरेटरी रेट है हमारी वो बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में ये प्रक्रिया जो है एक्सपीरेशन वो एक्टिव प्रोसेस बन जाती है। बस ये करना था अपने को इसके अंदर। और मानव में श्वसन दर जो है वो लगभग 16, औसतन जो मानी गई है वो 16 बार प्रति मिनट मानी गई है। बच्चों में ये थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये आपको यहाँ याद रखना था। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था बच्चों। अब अपने बात करते हैं एक एक नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई 10-12 इसके अंदर उनकी। हाँ, एक बात और, जब आप कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन करते हो, ये हमेशा ध्यान रखना। इसमें तो चलो 2 पॉइंट आ गए अपने पास, पहले डायग्राम बनाना था, उसके बाद अपने को थ्योरी का पूछा गया था इसके अंदर। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है इस प्रकार का कि इस क्रियाविधि को सचित्र समझाइए, कोई भी आ गया मान लो, यही मान लो आपको ये क्वेश्चन ये आता कि मानव में श्वसन की क्रियाविधि को सचित्र समझाइए, तो हमेशा याद रखना। अब बच्चे क्या करते हैं, मुंह पहले थ्योरी लिख देते हैं सारी, जैसे 1 नंबर पर निश्वसन लिख दिया, 2 नंबर पर उच्छ्वसन लिख दिया, फिर दोनों के डायग्राम नीचे इकट्ठे बना दिए। आपको ऐसा नहीं करना है। पेपर के अंदर नोट्स में आप कैसे तैयार करते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी, आप ये सोच लेते हो कि ये डायग्राम मेरा यहाँ आएगा नहीं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में आपको क्या करना है, आपको जैसे पहले नंबर पर हेडिंग लिखी है आपने लिखा यहाँ पर इंस्पिरेशन। कोशिश करो कि जैसे पूरा का पूरा ये पेज है इतना आपका जहाँ पेपर कर रहे हो, एक तो जो भी लिख रहे हो मैटर उसको पॉइंट बना के लिखो। पॉइंट में 1-2 नंबर मत लगाओ, सिर्फ एरो के इस प्रकार साइन लगा के लिखो। यहाँ तक वो लिखो,
इतने पेज पर, इधर मैटर, और सामने उसका क्या ड्रॉ कर दो, यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर दो। ठीक है, अगर डायग्राम बड़ा है तो फिर पूरा मैटर लिखो इस प्रकार पॉइंट बना के, नीचे ही उसका डायग्राम ड्रॉ कर दो। ये नहीं है कि पहले दोनों की थ्योरी लिखनी है फिर दोनों के डायग्राम बनाने हैं, समझ आ गई बात। सेकंड नंबर पर आपने लिखा एक्सप्रेशन, इधर उसकी थ्योरी लिखी आपने, उसका बिल्कुल सामने उसका डायग्राम ड्रॉ कर दो। इससे क्या होगा कि जो कॉपी चेक करने वाला है उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपका। मैं बहुत बार ये बात कहता हूँ बच्चों को कि जो 90% मार्क्स लेता है बच्चा और जो 97% लेता है, उनके माइंड लेवल में कोई फ़र्क नहीं होता। यानी उन्हें मेहनत दोनों ही बच्चों ने बहुत की होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ होता है कि ये बच्चा अपने आप को उतने अच्छे तरीके से कॉपी के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और ये बच्चा अपने आप को जो उसने पढ़ा होता है उसको इतने अच्छे तरीके से लिख के आता है कि सामने वाला जो कॉपी चेक करने वाला है वो इम्प्रेस होके इसका नंबर काट ही नहीं पाता। बस सिर्फ ये फ़र्क है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप जितना पढ़ते हो उसको इतना अच्छे तरीके से करके आना आपको एग्ज़ाम के अंदर कि सामने वाला जो कॉपी चेक करने वाला है वो आपका एक भी नंबर ना काट सके। ठीक है, ओके। तो अब अपने देखते हैं इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर में, नासा मार्ग का निर्माण करने वाली अस्थियों के नाम लिखो। तो नासा मार्ग का निर्माण करने वाली 4 अस्थियां बताई थी आपको, इसके अंदर मैंने बोन्स कौन कौन सी थी आपके याद आ गई होंगी। तो देखो इसका आंसर क्या है। सबसे पहले कौन सी थी, नेजल थी। उसके बाद प्री मैगजिला, तीसरे नंबर पर कौन सी थी, मैगजिला, और चौथे नंबर पर कौन सी थी, एथेमोइड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेजल, प्री मैगजिला, मैगजिला और एथेमोइड। ये नासा मार्ग का निर्माण करने वाली अस्थियां होती हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, कंठ की भित्ति को सहारा प्रदान करने वाली उपास्थियां। उपास्थियां क्योंकि कंठ बताया था त्रिकोणाकार संरचना होती है, उपास्थियों से मिलकर बना होता है। इसका डायग्राम भी बताया था आपको, इस प्रकार का एक डायग्राम ड्रॉ किया था आपने, जिसमें अपने इस प्रकार का डायग्राम था आपने यहाँ पर ड्रॉ किया था। ठीक है, तो इस डायग्राम में एक ये वाली थी, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये 4 तरह की उपास्थियाँ थी अपने पास, जिसमें से इनकी संख्या जो है वो 2 होती है, बाकी सारी 1-1 होती है। तो याद आ गया होगा आपके। ये ऊपर वाली कौन सी थी, एपिग्लोटिस थी। ये कौन सी थी, थायराइड थी। ये क्रिकोइड थी, और ये वाली जो थी कौन सी थी, एरिटिनोइड थी। ठीक है, तो ये उपास्थियाँ जो 5 उपास्थियाँ हैं 4 प्रकार की, ये कंठ की भित्ति को सहारा प्रदान करती। अपनी बुक के अकॉर्डिंग आपको ये पढ़ना है। ठीक है, वैसे मैंने वीडियो में बता दिया था कि जो एपिग्लोटिस है इसकी जगह पर सेंटोरिनी की उपास्थियाँ वो वहाँ पर होती हैं। तो अपने को ये नाम याद रखने हैं। इसको अवटू बोलते हैं, थायराइड। ये मुद्रिका, क्रिकोइड, मुद्रिका क्योंकि ये वलय की शेप में होती है थोड़ी, इसलिए इसको मुद्रिका नाम दिया गया। थर्ड है द्रविकाब, एरेटिनोइड्स, और फोर्थ है एपिग्लोटिस। बाकी 1-1 है। ये संख्या में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्वास नली। अगले जो 2 क्वेश्चन है ये आपको खुद करने हैं। श्वास नली पर पाए जाने वाले सी आकार के छल्लों का कार्य लिखिए। ट्रैकिया जो है इस पर इस प्रकार बताया था कि सी आकार के अपूर्ण छल्ले पाए जाते हैं, इनका क्या काम होता है। ये सी आकार के जो छल्ले हैं ये बने होते हैं हाइलीन उपास्थि के। ये भी याद रखना है, किसके बने होते हैं, हाइलीन उपास्थि के बने होते हैं। इन हाइलीन उपास्थि के बने हुए छल्लों का क्या काम है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अच्छा, जब आप कोई भी वीडियो देखते हो तो उसको लाइक ज़रूर किया करें भाई, अगर आपको अच्छा लगे तो, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछा गया है सभी बच्चे उसका आंसर जरूर दिया करें। हिंदी में टाइप करके दें, चाहे इंग्लिश को हिंदी में जैसे लिखते हो आप व्हाट्सएप चैट करते हो वैसे लिख के दें, आंसर जरूर किया करें। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो है, यदि दोनों फुफ्फुसीय आवरण के बीच में वायु प्रवेश कर जाए तो क्या होगा। आपको बताया था कि हमारे जो लंग्स हैं उनके ऊपर 2 तरह के आवरण होते हैं, 2 तरह की कवरिंग होती है। बाहर की ओर है जिसको कहा जाता है पेराइटल प्लूरा, और अंदर की ओर जो होती है उसको कहा जाता है विसरल प्लूरा। इस प्रकार जैसे अपने डायग्राम बनाया था, एक लंग्स की बात करें तो इस पर ये 2 कवरिंग है इसके ऊपर,
जिसमें बाहर वाला जो है इसको पैराइटल प्लूरा कहते हैं और ये वाला जो है वो विसरल प्लूरा। इनके बीच में आपको बताया था जो ये खाली स्थान होता है इसके अंदर लसिका के समान बिल्कुल पतला तरल भरा रहता है और ये जो स्थान है ये वायु रहित होता है, यानी इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं होती। अगर किसी दुर्घटना के कारण इसमें एयर चली जाए तो उससे क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको बताना है और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है मुझे, ठीक है। तो 3rd नंबर और 4th नंबर इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 5th और 6th जो क्वेश्चन है ये इस साल के लिए 2021 का जो एग्ज़ाम है इस साल के लिए ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक नंबर में 99% आना चाहिए इस साल के लिए, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो मैंने इकट्ठे लिख दिए, तो आपको चाहिए एक एक करके सभी को याद करना है, इनको परिभाषित करना है और इनका वॉल्यूम और यानी इनकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फिर से आपका साथ में रिवीजन हो जाएगा, मैं आपको बता दूं ज्वारीय आयतन क्या होता है। ज्वारीय आयतन टाइडल वॉल्यूम आपको बताया था कि एक सामान्य संवातन के दौरान अंदर ग्रहण करने वाली वायु का आयतन या शरीर से बाहर निकाली गई वायु का जो आयतन होता है उसको ज्वारीय आयतन कहते हैं। कि अपने सामान्य सांस के दौरान कितनी वायु अंदर ग्रहण करते हैं फेफड़ों में या कितनी वायु बाहर छोड़ते हैं वो ज्वारीय आयतन कहलाता है। और इसकी वैल्यू बताई थी कितनी होती है 500 ml होती है। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है 500 ml होती है, ठीक है। 2nd नंबर पर निःश्वसन आरक्षित आयतन IRV वायु आयतन की वो अतिरिक्त मात्रा जो आप बलपूर्वक अंदर खींच सकते हो, यानी सांस को जोर लगाकर जितनी वायु अंदर खींच सकते हो वो आयतन कहलाता है IRV। और इसका मान जो होता है वो 2500 से लेकर कितना होता है 3000 ml होता है। तीसरा उच्च श्वसन आरक्षित आयतन, तो उच्च श्वसन वर्ड आ गया, तो वायु आयतन की वो अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक बाहर उच्च श्वसित कर सकता है, यानी शरीर से बाहर निकाल सकता है जोर लगाकर, उसको ERV कहते हैं। और इसकी वैल्यू जो थी वो थी 1000 से 1100 ml, ठीक है। 4th नंबर पर अवशिष्ट आयतन रेजिड्यूल वॉल्यूम बोलते हैं इसको। अब रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या है कि एक कोई व्यक्ति पूरा बल लगाकर जितनी वायु अपने फेफड़ों में से निकाल सकता है वो उसने निकाल दी, लेकिन फिर भी जो वायु की आयतन मात्रा फेफड़ों के अंदर शेष रह गई, यानी कि ऐसी वायु का आयतन जो हमेशा फेफड़ों में रहेगा उसको आप बाहर निकाल ही नहीं सकते, वो कहलाता है अवशिष्ट आयतन या RV, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो थी वो थी 1100 से लेकर 1200 ml। तो ये सारी की सारी वैल्यू याद होनी चाहिए आपको और इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है वो इन्हीं पर रिलेटेड है, कैपेसिटी वाला है ये। तो इसके अंदर सबसे पहले निःश्वसन क्षमता या IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो निःश्वसन क्षमता का मतलब है कि जितनी वायु को आप बाहर से अपने फेफड़ों के अंदर ग्रहण कर सकते हो, यानी वायु की वो अधिकतम मात्रा जो अंतः श्वसन में ग्रहण की जा सकती है। तो इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक तो टाइडल वॉल्यूम आएगा और दूसरा IRV यानी सामान्य श्वसन के दौरान अंदर ग्रहण करना और बलपूर्वक। इसका 500 मान था, इसका मैक्सिमम लेना है आपको 3000 वैल्यू लेनी है, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3500 ml, ठीक है। 2nd नंबर पर उच्च श्वसन क्षमता, तो वायु आयतन की या वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अपने फेफड़ों से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर एक तो सामान्य श्वसन वाला आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम और एक बलपूर्वक जो अपने ERV किया था। इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये 500 था, ये 1100 था, तो कितना आ गया ये 1600 ml आ गया, ठीक है। 3रे नंबर पर क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता का मतलब है कि जब अपने सामान्य सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सामान्य श्वसन कर रहे हैं, उस समय फेफड़ों में कितनी वायु रहती है। तो आपको बताया था कि RV जो थी वो तो हमेशा फेफड़ों में रहेगी, आप निकाल नहीं सकते बाहर इसको। और अगर अपने सामान्य सांस ले रहे हैं तो फिर जो ERV थी यानी बलपूर्वक बाहर निकाली थी वो भी हमारे फेफड़ों में रहेगी। तो इसको जब आप टोटल करोगे तो RV का 1200 ml, ERV का 1100 ml, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2300 ml हो जाएगी। 4th नंबर पर जैव क्षमता वाइटल कैपेसिटी, ये फेफड़ों में अधिकतम भरी गई और अधिकतम निकाली गई वायु होती है,
ठीक है, कितनी आप भर रहे हो अधिकतम और कितनी निकाल रहे हो। तो भरने में अगर बात करें और निकालने में तो टाइडल वॉल्यूम तो आ ही जाता है दोनों में, और यहाँ भरने में आ जाएगा IRV और निकालने में आ जाएगा ERV। इन तीनों का जो टोटल है वो क्या कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी कहलाता है, VC कहलाता है। और लास्ट में अपने किया था फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो टोटल में सारों को जोड़ देना है, पहले वाले जो 4 वॉल्यूम थे, 3 तो आप इसमें कर चुके हो VC के अंदर, तो VC प्लस RV, तो ये हो जाएगी आपके पास 5800 ml। ये हमारे फेफड़ों की कुल क्षमता होती है। ठीक है बच्चों, तो 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन मेरी ओर से आपके लिए इस साल के लिए 2021 के एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उच्च श्वसन के समय सीटी की आवाज़ आना किस रोग की पहचान है। तो आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए बच्चों, अगर आपने वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं, कि जब व्यक्ति सांस छोड़ता है तो जो सीटी बजने की जैसी आवाज़ आती है वो कौन से रोग में आती है। तो ये आती है बच्चों अस्थमा या दमा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अस्थमा या दमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस श्वसन रोग में अत्यधिक खांसी आती है और हरा पीला कफ आता है। तो ये सेकंड डिजीज करवाई थी मैंने आपको, जिसको कहा जाता है श्वसनी शोथ, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसनी शोथ, जिसमें म्यूकस ज़्यादा हो जाता है श्वसनियों के अंदर संक्रमण होने से। तो उसके कारण जब व्यक्ति खांसता है और थूकता है तो हरे पीले रंग का कफ शरीर से बाहर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसनी शोथ और ब्रोंकाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किस रोग में कुपिका भित्तियों के नष्ट हो जाने से उच्च श्वसन में परेशानी होती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब कुपिका भित्तियाँ नष्ट हो जाएंगी तो उनका जो वहाँ पर वायुस्थल हैं वो बड़े हो जाते हैं कुपिका भित्तियों के नष्ट हो जाने के कारण, और वायुस्थल बड़े हो जाने के कारण जो गैस विनिमय का सतह क्षेत्रफल होता है, यानी गैसेस एक्सचेंज का जो क्षेत्रफल होता है वहाँ पर वो कम हो जाता है, जिसके कारण फेफड़ों के अंदर अतिरिक्त वायु भरने लग जाती है और उच्च श्वसन में परेशानी होती है, उतनी वायु बाहर नहीं निकल पाती। और फेफड़ों के अंदर अतिरिक्त वायु का इकट्ठा होना, ये एक वर्ड का आपको मैंने शाब्दिक अर्थ बताया था, वो इस रोग का नाम है। उसको कहा जाता है एम्फाइसीमा या वातस्फीति। तो कुपिका भित्तियों के नष्ट हो जाने से उच्च श्वसन में परेशानी कौन से रोग में होती है, वातस्फीति या एम्फाइसीमा के अंदर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धूम्रपान से होने वाले 2 श्वसन संबंधी रोगों के नाम लिखो। तो इसमें बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन आप जो भी 2 आपको याद रहें, मेन आपको जो 2 याद रखने हैं वो आप, वैसे तो आप कोई भी लिख सकते हो जो आपको आता है, क्योंकि अस्थमा और दमा जो है इसका कारण भी धूम्रपान हो सकता है। सेकंड नंबर पर श्वसनी शोथ, इसका तो कारण ही धूम्रपान किया था अपने। ठीक है, थर्ड नंबर पर अपने किया था एम्फाइसीमा, इसका भी कारण जो था वो धूम्रपान था। ठीक है, फेफड़ों का कैंसर, इसका कारण भी धूम्रपान था। तो मैंने 2 रोग लिखे हैं, एक एम्फाइसीमा वातस्फीति और सेकंड नंबर पर लिखा है मैंने श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमोनिया रोग किस रोगजनक के संक्रमण से होता है। तो न्यूमोनिया जो डिजीज है ये आपको बताया था कि एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु होता है जिसके संक्रमण से ये रोग होता है, और कुपिकाओं के अंदर मृत WBC जो है वो तरल उसका भर जाता है, जिससे कुपिकाओं में सूजन आ जाती है, उससे फेफड़ों में सूजन आ जाती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। और ये रोग ज़्यादातर बच्चों और बड़े बुजुर्गों में देखने को मिलता है। तो उस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसी के साथ अपना ये आज का जो टॉपिक था अपना क्वेश्चंस वाला ये कंप्लीट होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान से पढ़ने हैं, साथ ही साथ जो 5th और 6th नंबर क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल ऐसे टिप्स पर याद होने चाहिए। ठीक है, इस साल के लिए वहाँ से आपको क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे व्हाइट बोर्ड पर, चैप्टर नंबर 24 मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। तब तक के लिए थैंक यू।